दोनों पक्ष हमारे सामने हैं। मेहमान है हमारे राजीव त्यागी जी, शाहनवाज हुसैन साहब और राघव चड्ढा जी। तो एक तरफ अगर देश कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी ओर उसकी कीमत भी अदा कर रहा है। केवल हमारा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया। शाहनवाज हुसैन साहब, आज जब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये द ग्रेट डिप्रेशन 90 साल पहले जो आज तक की सबसे भीषण मंदी दुनिया ने देखी है, हम उससे भी खराब दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। दुनिया उससे भी खराब दौर से गुजर रही है। उससे खराब हालात आगे जाकर के हो सकते हैं। कोरोना से तो हम लड़ाई जीतेंगे ही, लेकिन ये दूसरी आर्थिक लड़ाई है, एक आर्थिक जंग है जो लड़नी पड़ेगी। देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह के माहौल हैं और उसमें भारत से बहुत सारी उम्मीदें, और मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कहा गया, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि जो G20 के देश हैं उसमें थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण है तो वो भारत से है। यानी यहाँ 1% से ज़्यादा की बात हो रही है और सब लोग देशों में तो माइनस में GDP की बातचीत हो रही है। लेकिन कोरोना की जो लड़ाई है भारत में, आर्थिक पक्ष और आर्थिक मोर्चे पर तो लड़ाई होगी और उस लड़ाई को हम लड़ेंगे इकट्ठे एकजुट होकर और जीतेंगे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि इस पर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की और गृह मंत्रालय की, वो साफ जाहिर कर रहा है कि हम दुनिया के देशों में जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भारत बहुत सक्षमता से उस लड़ाई को लड़ रहा है और हमारा जो रेशियो है वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी नीचे है और उसमें काफ़ी कमी भी आई जी। तो इस लॉकडाउन को पूरी ताकत से हमें इसको जारी रखना है। जो दिक्कतें हैं उनको मिलकर हल करना है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच का तालमेल को और मजबूत करना है और कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई को जीतना है। चलिए, तो दो पक्ष हैं हमारे सामने। एक तरफ कोरोना को लेकर के देश जो लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा आर्थिक मोर्चा। तो पहले एक बार हम इस बीमारी से हमारी जो अभी मौजूदा स्थिति है लड़ाई की वो कहाँ है उस पर बात कर लेते हैं। राजीव त्यागी जी, अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से डबलिंग रेट आधा हो गया है। हम पहले 3 दिन में दुगने केसेस होते थे हमारे देश में, अब 6 दिन से ज्यादा लगते हैं। 80% हमारी रिकवरी हो रही है। उनका कहने का मतलब ये था कि लॉकडाउन काम कर रहा है और भारत की परिस्थिति बेहतर है दुनिया के मुकाबले। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रकटन करेंगे, अब इस बात का स्वागत करते हैं और एक सकारात्मक पक्ष होने के नाते जिस तरह से इसका कोई सब एकजुट का समय और साथ रहने का, हमारा कहना बहुत स्पष्ट अभी भी है कि जितना टेस्टिंग आप करेंगे उतना ही लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से फिर देश में मूवमेंट होगा उस वक्त ये बीमारी नहीं फैलनी चाहिए। हमारा इस बात का दूसरी बात जो आपकी टेस्टिंग की बात, मैंने जो बात बार बार उठा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कल भी राहुल गांधी जी ने उठाई थी। मैं एक आंकड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कोविड-19 के बारे में सारा का सारा अपने पास आंकड़ा रख रही है, इसके आंकड़े बहुत WHO। लॉकडाउन 2 का आज तीसरा दिन है और दो अहम खबरें हैं आज। ये बताया गया सरकार की तरफ से कि कोरोना के नए मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी रफ्तार में कुछ कमी आई है और दूसरी ओर जो आर्थिक चुनौती है उसको लेकर के 50,000 करोड़ का एक पैकेज आरबीआई की तरफ से आज जारी किया गया है। राघव चड्ढा जी, इन दोनों लड़ाइयों की ओर में भारत जूझ रहा है अभी, और आपके हिसाब से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दोनों मोर्चों पर ये लड़ाई कितनी लंबी है अभी? देखिए, लड़ाई कितनी लंबी है ये तो काफी हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि हम सब देशवासी कितनी मजबूती से सरकारों के आदेशों का पालन करके सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को सर्वमान्य मानकर इससे लड़ पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे समाज लड़ सकता है, कोई सरकार नहीं लड़ सकती या सरकार का कोई एक शाखा नहीं लड़ सकती। एक विषय। दूसरा विषय, अभी तक जैसा कि इतने दिनों से आप भी दिखा रहे हैं, भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है और वो मजबूत इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश के अंदर ये बीमारी बहुत बाद में आई और तब तक इटली और अमेरिका जैसे देश इस बीमारी के प्रकोप से पूरी तरीके से घायल हो गए थे। तो वहां पर उन देशों से क्या गलतियां हुई और क्या अच्छे काम उन्होंने करे उस बीमारी से लड़ने के लिए, उन दोनों का पूरा एक्सपीरियंस हमारे सामने, अनुभव हमारे सामने है। इसीलिए आज हम कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रहे हैं और ठीक दिशा में कदम रख रहे हैं, मुझे लगता है। आर्थिक तौर पे जहां तक बात है, इसके आज हम सब मिलकर
जान है तो जहान है की बात करते हैं, और ये बात सत्य भी है कि जानें बचेंगी तभी तो जहान की और अर्थव्यवस्था की चर्चा होगी। जान ही नहीं रहेगी कि तो अर्थव्यवस्था की चर्चा ही कौन करेगा। लेकिन ये बात आज समझने की सख्त आवश्यकता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि इस बीमारी के मरीजों को वेंटिलेटर पे डाला जा रहा है, वो समय दूर नहीं है कि हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को भी वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और ये क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है, हमारा देश एक आर्थिक सुस्ती के दौर से पिछले 2 साल से गुजर रहा है, और खास करके बीते 1 साल की आप बात करें तो वो आर्थिक सुस्ती आर्थिक मंदी में तब्दील होती नजर आ रही थी। रघुराम राजन से लेकर तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस बात का खुलासा किया। अब ये बीमारी आ गई तो जितना कार्य चल रहा था, जितनी इंडस्ट्री चल रही थी, इकोनॉमी चल रही थी, वो भी ठप हो गई, और करनी भी पड़ी, मैं मानता हूं आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत भारी संकट है आज के समय, और सरकारों को अब ये देखना होगा कि कैसे फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को वो पूरी तरीके से छोड़कर, भुलाकर, अपनी जेब ढीली कर इकोनॉमी में ज्यादा पैसा डालें, ताकि सर्कुलेशन में पैसा आए, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बने, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को किक स्टार्ट करने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट चाहिए। ठीक है सर, सवाल यही है कि जो आपने अभी अंत में कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को किक स्टार्ट करने की जरूरत है। अकाउंटेंट हूं तो थोड़ा अगने के बाद आपको बता रहा हूं जी कि मुझे राघव चड्ढा जी एक ब्रेक के लिए रुकना मजबूरी है मेरी, लेकिन आपने बात जो कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस दौर में जब अर्थव्यवस्था के पहिए बिल्कुल रोकने पड़े हैं मजबूरी में, यहां से जब उस दोबारा गाड़ी को हम चलाएंगे, उसको रफ्तार पकड़ने में भी आगे बहुत वक्त भी लग सकता है। लेकिन अगर पूरा देश मिलकर उस गाड़ी को धक्का देगा तो हो सकता है कि हम ये रिकवरी भी जल्दी कर लें। स्वागत है आपका। आज का कोरोना अपडेट एक बार फिर आपको दे दें। 13,387 कुल मामले, 1,007 नए मामले 24 घंटों में, और 24 घंटों में 29 मौतें भी हुई हैं। राजीव त्यागी जी, उम्मीद करता हूं आपकी आवाज अब साफ आएगी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। शाहनवाज जी ने भी और राघव जी ने भी एक बात कही कि विश्व की तुलना में भारत मजबूत दिखाई देता है इस लड़ाई में। देखिए, भारतीयों का एक चरित्र है कि भारतीयों को अनेक बड़े परेशानियां, लेकिन करके एकजुट रहकर इनसे लड़ने का काम किया, और इस बार भी भारतीय मिलकर के एकजुट करके से कर रहे हैं। बस इसमें 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि हम लोगों को स्वास्थ्य के पहलू पर विशेष तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि आपने कोरोना बेड्स भी बढ़ाए हैं, साथ साथ टेस्टिंग बहुत बढ़ानी पड़ेगी। टेस्टिंग इसलिए बढ़ानी पड़ेगी कि हमें रैंडम टेस्ट करनी पड़ेगी और वॉल लेवल पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग के मामले में सौरभ जी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रत्येक 10 लाख पर आप अगर देखेंगे तो आपको ये करीब 15,500 टेस्ट हो रहे हैं। डेनमार्क पे 13,417 टेस्ट हो रहे हैं, सिंगापुर में 12,421 टेस्ट हो रहे हैं, यूएसओ में 9,383 टेस्ट हो रहे हैं, इंडिया में अभी 177 टेस्ट होते हैं प्रत्येक 10 लाख पे, जो चिंता का विषय। टेस्टिंग हमें और बढ़ानी चाहिए, सरकार को इस सलाह देना चाहिए। आर्थिक पैकेज के बारे में बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और प्रधानमंत्री महोदय से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और साथ साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने वित्त मंत्री महोदय से कि जो हमारा कोरोना से पहले का आर्थिक रूप से अगर देश के हालात देखेंगे तो 11 साल में सबसे कम जीडीपी दर थी, 4.7% थी। प्राइवेट कंजप्शन पिछले 7 साल में सबसे कम हो गया था। नए निवेश पिछले 17 साल में सबसे कम थे। विनिर्माण क्षेत्र में 15 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट था, और डॉलर के मुकाबले जो रुपया का मामला है वो आपके सबके सामने है। और कृषि की विकास दर पिछले 4 साल में सबसे कम थी, जो 2.8% थी। अब कृषि क्षेत्र को से लेकर के, विनिर्माण क्षेत्र से लेकर के अन्य सभी क्षेत्रों को करीब 12 लाख करोड़ रुपए देश की सरकार की तरफ से चाहिए। वो पैकेज सरकार की तरफ से 12 लाख करोड़ का अगर दिया जाता है तो हम पुराने दिन को वापस ला सकते हैं। आप 12 लाख करोड़ कह रहे हैं, अगर जो सरकार ने पहले पैकेज दिया था और अब जो आज आरबीआई का पैकेज है, मान ले क्लब कर ले हम इन दोनों को, तो वो भी 2.25 लाख करोड़ बनता है। आप कह रहे हैं देश को 12 लाख करोड़ की रकम बताइए, जो आपने कहा 12 लाख करोड़ की जरूरत है। चलिए मैं आता हूं आर्थिक पक्ष पर। 5 सेकंड में बात खत्म करता हूं। 5 सेकंड में देखिए, मूडीज से लेकर के, केपीएमजी से लेकर के, मैकेंजी से लेकर के, ईवाई से लेकर के, आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक
सबने ये जो एक आंकड़े इकट्ठे किए हैं उनकी रिपोर्ट्स का जिस्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये 12 लाख करोड़ का पैकेज यदि आता है तो देश में पुराने रूप में फिर 5% जीडीपी विकास दर पे आ सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपने टेस्टिंग की बात की, आप हमेशा टेस्टिंग पर बहुत जोर देते हैं, राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही थी, तो इस पर हम बात कर लें। आज खबर आई कि देश में 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स आ चुकी हैं जो कि अब राज्यों को दी जाएंगी, तो क्या इससे ये विषय हल हो जाएगा शाहनवाज साहब? देखिए, अभी जो सवाल है वो मिलजुल के है, अभी बहस मुबासा नहीं है इस मुद्दे पर। देश एकजुट है और राज्य और केंद्र का संबंध करीब करीब बहुत अच्छा है। एक आध जगह दिक्कत होगी, बंगाल जैसे प्रदेश में, एक आध और प्रदेश में, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई है, जो हो सकता है, कोई भी सरकार होती है हमारी जगह, तो हम भी वो चिंता करते जो रिजर्व बैंक ने आज भी किया है। मेरे पास डिटेल है, मैं उसको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक सवाल उठाया जा रहा है कि इस देश में इतना हुआ, इस देश में इतना हुआ, इतना % हुआ। टेस्टिंग किट आई है, जितना संभव है मंगाने का पूरा प्रयास है। अभी भी कई पूरी रैपिड टेस्टिंग भी होनी है, लेकिन जिनको भी शक है, जो लगते हैं कि कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं या रेड स्पॉट में कहीं पर भी है, चाहे दिल्ली सरकार ने भी अगर इस रेड स्पॉट जो बनाए उस इलाके में पूरी टेस्टिंग की है। 130 करोड़ अगर राजीव त्यागी जी कह रहे हैं या कल राहुल गांधी जी ने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं वो कहना क्या चाहते हैं कि 130 करोड़ लोगों की टेस्टिंग कर दी जाए? 135 करोड़ लोगों की, 135 करोड़ लोगों की टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस एरिया में ये रेड स्पॉट बना है, रेड जोन बना है, जो साइंटिस्ट और डॉक्टर कहते हैं उस आधार पर कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जितना पीपीई किट की बात थी वो उपलब्ध हुआ है, ठीक है सर। अब यहाँ मेक इन इंडिया से वो उपलब्ध है, जितने हॉस्पिटल और वेंटिलेटर चाहिए वो उपलब्ध हो रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आपने भी देखा कि गुजरात में किस तरह का हॉस्पिटल अलग बना है, ठीक है सर। राज्य में। शर्मा साहब, जरा ये टेस्ट किट वाली बात को हम पूरा कर ले, जो आपने कहा कि इतनी लाख टेस्ट किट आ गई हैं और अब इसको बढ़ाया जा रहा है। राघव चड्ढा जी, जो जानकारी, सार्वजनिक जानकारी है वो ये, एक मिनट राजीव जी, आ जाता हूँ, मैं आ जाऊंगा। मैं टेस्टिंग की बात पर नहीं रुकना चाहता हूँ कि ये जानकारी आ रही है कि ये कोई डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं की जा सकती। ये रैपिड टेस्ट किट से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि इस आदमी को कोरोना है या नहीं है, और ना उसको हम आधिकारिक आंकड़ों के अंदर जोड़ेंगे। इसको इसके फैलाव के लिए जरूर इसको यूज किया जा सकता है। तो ये जो ऐसा नहीं। अच्छा बताइए, आप। मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि रैपिड 2 प्रकार की जांच होती है, एक है रैपिड टेस्ट और एक है पीसीआर टेस्ट। जब आप अस्पताल में जाते हैं, आपको सूखी खांसी है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार है, यानी कि लक्षण है आपके कोरोना वायरस के, तो आपको पीसीआर टेस्ट किया जाता है, जिसके नतीजे आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। वो एक पूरी तरीके से बहुत सही और बेबाक एक्यूरेट जांच है, जिसका जो नतीजा आता है वो 100% सत्य होता है। एक दूसरा टेस्ट है जिसे कहते हैं रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर भारी तादाद के अंदर लोगों में ये बीमारी फैलने की आशंका होती है, और इस जांच के बाद जो नतीजा आता है वो अक्सर सही होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब वो टेस्ट हुआ तो आप संक्रमित नहीं पाए गए, लेकिन 3 दिन बाद जब आपके ऊपर दूसरी जांच करी गई तो आप संक्रमित पाए गए। तो ये टेस्ट 100% आपको सही नतीजा नहीं देता, लेकिन काफी हद तक कहा जाता है, वैज्ञानिक 70% कहते हैं, कोई 90% कहता है, 90% तक सही नतीजा देता है। अब ये कौन से इलाकों में इस्तेमाल होगा? जैसे हम इतने समय से बहस कर रहे हैं कि निजामुद्दीन में मरकज के अंदर कई 100 लोग पाए गए। अब वो लोग वहां पर कई लोगों से मिले, दुकानदारों से मिले, चाय भी पी, सब्जी भी खरीदी, सबके संपर्क में आए। उस इलाके के अंदर हम अब रैपिड टेस्ट यदि करेंगे, क्योंकि वो एक हॉटस्पॉट बन गया है, तो पता लग जाएगा कि किस किस को इस प्रकार की बीमारी है, क्योंकि वहां से एक एक व्यक्ति को पकड़ के अस्पताल ले जाना 48 घंटे, जल्द से जल्द चुटकी बजा के नतीजा आ जाए। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने रैपिड टेस्ट राज्य सरकारों को उपलब्ध नहीं कराई है। मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उपलब्ध करा दी जाएंगी, तमाम राज्य सरकारों को दी जाएंगी, और उसमें राज्य की आबादी से लेकर कितने ज्यादा केसेस उस राज्य में है वो एक मानक स्थापित कर वो एक मापदंड बनाकर तमाम राज्यों को रैपिड टेस्ट किट दी जाएगी। लेकिन अभी तक
अभी तक आपको मिली नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल तो हॉटस्पॉट्स के आसपास ही होंगी ना राघव जी। मैं राजीव जी एक मिनट में आ रहा हूँ, विषय समझना है, क्योंकि ये होंगे तो हॉटस्पॉट्स के आसपास ही इस्तेमाल, कोई रैंडम टेस्टिंग तो नहीं होगी कि आप कहीं भी किसी भी इलाके में कर लेंगे? देखिए ये तो इस चीज पर सौरभ जी निर्भर करता है कि आपके पास रैपिड टेस्ट किट है कितनी। अब दिल्ली जैसे 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य में यदि भारत सरकार हमें 20,000 रैपिड टेस्ट किट देती है मात्र, तो हम केवल हॉटस्पॉट इलाके, कंटेनमेंट इलाके, जैसे मैंने आपको बताया मरकज का इलाका, वहां पर और उसके जैसे कई इलाकों में करेंगे। ठीक है। यदि हमारे पास ज्यादा तादाद में आ जाती है तो हम अपने हिसाब से भी हाई डेंसिटी इलाके, यानी कि जहां आबादी ज्यादा है, अभी तक तो ये बताया गया 5 लाख किट आ गई है और 6.5 लाख किट और आने वाले, यानी 11.5 लाख किट भारत को मिलेंगे। राज्य सरकारों को जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ राजीव जी, इससे मसला हल हो जाएगा? आपने जो कहा 5 लाख किट तो आ चुकी है और 6.5 लाख किट और आनी है, उसको अगर आप 35 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उससे आप ये पाएंगे करीब 29 राज्य हैं, उसमें आप ये पाएंगे कि करीब 30,000 एक राज्य के पास टेस्टिंग किट जाएगी। मैं दिल्ली का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पिज्जा बॉय था जो पिज्जा की डिलीवरी करता था बकायदा, उसको कोविड था, कोविड-19 से संक्रमित था, जिसकी वजह से दिल्ली में करीब 85 लोगों को, 89 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब ये बीमारी इस स्तर तक चली जाती है कि एक पिज्जा बॉय को हो सकती है, क्या टेस्टिंग इस तरह से रैंडमली करने से फायदा नहीं होगा देश का? बिल्कुल देश का फायदा होगा। तो हमारा कहना यह है कि दिल्ली में 1640 केसेस हैं और करीब 55 हेल्थ केयर जो कर्मचारी हैं, हेल्थ केयर कर्मचारी, वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। चिंता का विषय है। तो जब दिल्ली देश की राजधानी में यह स्थिति है तो हमें पूरे देश में, इसमें मेरा राजीव जी मेरा कहना यह है, आज ही के अखबार में एक और खबर छपी है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर है। जो विषय आप उठा रहे हैं, मैं उसी का जवाब, एक रिपोर्ट है वो भी, कि हर राज्य अपने हिसाब से तय कर रही है कि उसको टेस्टिंग कैसे करनी है। राघव जी ने कहा जितनी किट्स आ जाएंगी हम अभी हॉटस्पॉट्स में करेंगे, ज्यादा आ जाएंगी तो और जगह कर सकते हैं। एक सेकंड सर, महाराष्ट्र सरकार ने, सुनिए मेरी बात, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया, ये आज की खबर है, कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक एक वर्ग है जिसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, वो है एसिम्प्टोमेटिक हाई रिस्क या कांटेक्ट में जो आदमी रहा हो पॉजिटिव पेशेंट के। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी टेस्टिंग बंद कर दी है। उनका कहना यह है कि अभी हम केवल और केवल जो लोग सीधे संपर्क में रहे और सिम्टम दिखा रहे हैं उनके टेस्ट करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार तो कम टेस्ट करने की बात कर रही है फिलहाल। देखिए महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है या उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है या दूसरे राज्यों की सरकार क्या कर रही है, इस टाइम ये प्रश्न उठाना बहुत वाजिब इसलिए नहीं है कि देश के मुख्यमंत्रियों को देश के स्वास्थ्य मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से सीधा एक रिपोर्ट रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी, स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरा एक स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ प्रदेशों के एक रिपोर्ट रखना चाहिए। मेरा मानना है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो राज्य हो चाहे वो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हो। इसमें देखिए गौरव जी, इसमें कोई राजनीति नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक रूप से कह रहा हूं। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक देश का उदाहरण देता हूं, दक्षिण कोरिया का उदाहरण देता हूं। दक्षिण कोरिया ने जिस तरह से वार्ड लेवल पे टेस्टिंग की, उसकी वजह से वो कोरोना को रोकने में कामयाब। राजीव जी ये बात सही है, WHO भी बार बार कह रहा है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना था जो मैंने उदाहरण दिया कि राज्य अपनी परिस्थितियों को देख करके फैसले कर रहे हैं। राहुल जी ने भी तो ये कहा था कि राज्यों को और ज्यादा इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पूरे प्रोसेस का। तो जब मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण सिर्फ इसीलिए दिया था। शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज, बिल्कुल आपने जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, मैं आपको पंजाब का उदाहरण देता हूं। राजीव एक मिनट, शाहनवाज जी बोलो, एक मिनट एक सेंटेंस कह दूं, शहनवाज साहब प्लीज, शहनवाज साहब एक सेंटेंस कह दूं प्लीज। देखिए अब जो पंजाब का और राजस्थान का मैं एक उदाहरण देता हूं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ ने 3 माह का राशन 86% लोगों को पहले पहुंचा दिया है। अब वो अलग विषय है। अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, अभी हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो बात पूरी कर लें शाहनवाज जी। तो टेस्टिंग के मामले में भी केरल नंबर 1 पे है और राजस्थान नंबर 2 पे है। अच्छा सर, ठीक है, राज्य बेहतर तरीके से, अभी हमने स्वास्थ्य मंत्रालय की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसने कहा कि टेस्टिंग के मामले में केरल, राजीव जी अच्छी बात है, ठीक है, टेस्ट होने चाहिए। आज 30,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं देश में। शाहनवाज जी देखिए, जब भी कोई राजनीतिक दल के नेता या प्रवक्ता आते हैं, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि इफ और बट भी मत लगाइए, सलाह दीजिए, या तो पूरा भरोसा कीजिए या नहीं लगाइए। दिक्कत ये है कि आप इफ एंड बट बहुत लगाते हैं।
आप लोग सिर्फ नहीं, ये कोई कहते हैं नहीं। 20 लाख हम करोड़ सलाह का दे रहे हैं। 12 लाख करोड़ का पैकेज दे देना चाहिए। प्रैक्टिकल बात, 12 लाख करोड़ का पैकेज देना चाहिए। आपने कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा हम सरकार के साथ हैं, तो आप जानते हैं कि किट मंगाने में जो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, किट बनाने में कसर नहीं छोड़ रही है। पीपीई के बारे में कोई गलतफहमी पैदा मत कीजिए। अभी सामूहिक लड़ाई है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि इसमें, हाँ आप कहेंगे ना भाई राजीव जी, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात टेलीविजन पे हो रही है, तो थोड़ा हम लोगों को से सवाल उठाएं, आपके सवालों का भी एहतराम करना होगा, जवाब देना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ये जो कोरोना की लड़ाई है, दो तरह की है। एक तो हमें टेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा उसमें कोई दुश्वारी ना हो, ज्यादा से ज्यादा केंद्र प्रिकोर करे सामान और वो राज्यों को भेजे। उसके लिए पूरा तालमेल है। जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बात करें राज्य के लोगों से, वो पूरा तालमेल है। 24/7 मुख्यमंत्री कभी भी पीएम से बात कर सकते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है, हाँ राजीव जी, कंप्लीट कर दूसरी बात ये है कि आज जो कुछ लोग हैं, जो सबसे बड़ा इलाज तो सोशल डिस्टेंसिंग का है। आज भी कई जगह जो आपने हेडलाइन में खबरें दिखाई, जो लोग भी इसको तोड़ रहे हैं या जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, आज भी मैं इंडिया टीवी के इस डिबेट का लाभ उठाते हुए कहता हूं कि जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो कल मुरादाबाद में हुआ या कहीं और पे हुआ, उन लोगों को समझाना चाहिए। कल मैंने चेक किया, लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। जैसे पोलियो के बारे में कर रहे थे, वैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी को भड़काया जा रहा है कि इसको आपको ले जाया जाएगा, इससे कोविड हो जाएगा, और वो डर का माहौल, अफवाह का माहौल है। उसको भी रोकना चाहिए और सबको सामूहिक तौर कहाँ पे मिला ये आपको कहाँ देखने में मिला शाहनवाज जी? जो उदाहरण आप दे रहे हैं, ये कहाँ का मामला मिला आपको? क्या कह रहे हैं? अभी आपने उदाहरण दिया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में डर फैलाया जा रहा है कि वो ले जाएंगे तो कुछ कर देंगे। मैंने कहाँ हुआ? जब कल मुरादाबाद की घटना हुई, तो मैंने बहुत प्रमुख धार्मिक और नेताओं से, कई लोगों से बातचीत की। तो मैंने कहा कि आखिर ये इंसानियत के खिलाफ हरकत क्यों कर रहा है? कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार, जो आपको जान बचाने वाले हैं, फरिश्ते की तरह आ रहे हैं, उन पर पथराव क्यों किया जा रहा है? तो सिर्फ वही डर है जो कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, जो फैलाते हैं। पहले पोलियो के बारे में फैलाते थे कि अगर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी तो इससे आपके बच्चे नपुंसक हो जाएंगे। अब जांच वालों के बारे में भी गलतफहमी पैदा की जा रही है। इन सब गलतफहमी को रोकना चाहिए। ठीक है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, और सब राजनीतिक दल का, सारे संगठन की जिम्मेदारी है कि उनके दिल में ये जो तो सर अभी तस्वीरें दिखाई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल हो रहा है कई इलाकों में देश में। रोकना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आपने आम लोगों की बात की, आपने एक समाज के एक वर्ग की बात की। अरे यहाँ तो देश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं मान रहे, परिवार में शादी कर रहे हैं सैकड़ों लोगों को बुला करके। उसकी तस्वीरें भी अभी हमने दिखाई हैं। अब इतने बड़े बड़े लोगों का ये हाल है तो जमीन पर तो लोग क्या करेंगे उसकी तो उसका तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। सरकार के आर्थिक पैकेज की, आर्थिक चुनौती की हमने बात की, कोरोना में इस वक्त लड़ाई कहां पहुंची है, भारत में मामले कहां पहुंचे, उसकी बात की। ब्रेक से पहले शाहनवाज जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जहां उड़ रही हैं उसको जिक्र किया था। तो एक तस्वीर और देख लीजिए आप। ये तस्वीर है कर्नाटक की, और इसमें एक शादी समारोह आपको दिखाई दे रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, एचडी कुमारस्वामी, उनके बेटे की शादी की तस्वीरें हैं। आशीर्वाद देने के लिए जो दूल्हे हैं, इनके दादा यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, वो भी वहां पर थे। सैकड़ों लोगों की संख्या में यहां पर लोग जमा होकर इस समारोह में शामिल हुए, और यहां पर मीडिया के जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई सरकार की तरफ से। तो ये हालात हैं, आप देखिए, और ये क्या संदेश देता है बाकी देश को। राघव चड्ढा जी, पूर्व मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों के घरों में समारोह हो रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर बड़े नेता, बड़े मैं कहूं जिम्मेदार लोग, और जो लोग देश के प्रधानमंत्री तक रहे, यदि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर, तमाम क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल कहें, लॉकडाउन का कानून कहें, उसकी धज्जियां उड़ाकर यदि इस प्रकार से समारोह करेंगे और विवाह करेंगे और इस प्रकार से बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करेंगे, तो मैसेज बहुत खराब जाता है, गलत जाता है, और ये जाता है कि किसी को भी इस कानून की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग जो बड़े नेता हैं, जिनके पीछे हजारों लाखों लोग उनकी बात सुनते हैं, जो वो कहते हैं उनको फॉलो करते हैं, यदि वो भी ऐसा करें तो बहुत खराब मैसेज जाता है। और ये एक जगह नहीं देखा गया, आपने ये कर्नाटका में देखा है। यही कर्नाटका के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपना जन्मदिन अभी मनाया 4 दिन पहले, तो उसमें कई 100 लोगों का भोज अपने कार्यालय पे करा। उससे पहले
बिना उससे बीजेपी पहले का हमने नाम देखा लिए हुए आपका काम थोड़ी चलता है। न अरे सर, जाना नहीं शाहनवाज जी, आपकी विधायक का काम जन्मदिन बनाए बगैर नहीं चला, वो ठीक विषय उठा रहे हैं। नहीं तो ये हम लोगों ने कई जगह देखा है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। मैंने कई आम आदमी पार्टी के लोगों को देखा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं। किसको देखा? और इसमें पार्टी की बात नहीं देखा है जी, शाहनवाज जी, आप घबरा जाते हैं। आपकी आदत क्या है? आपका मन विचलित हो जाता है। आप अगर इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, आप मंत्री रहे हैं, आपको तो बोलना चाहिए कि बहुत गलत किया उन्होंने। आपको तो अपने विधायक को शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए। हर डिबेट में बताते हैं कि मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, तो ये अकाउंट अपने पार्टी का भी रखा कीजिए ना। बड़े नेता, आपसे बड़ा विधायक, तो आप किससे बड़ा विधायक तो धरती पे आया नहीं। तो आप बताएं कि ये बताएं कि आपका जो विधायक कर्नाटका का जो कई सौ लोगों के साथ, ये आप लोगों ने जो दिल्ली में हरकत की है ना, अभी लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, और उसके वजह से जो गैदरिंग हो जा रही है, इंडिया टीवी की रिपोर्ट दिखाती है सबको खाना मिल रहा है। दिल्ली के अंदर में इतनी बड़ी कहानी है, बताएं कि दिल्ली में लोगों को खाना मिल रहा है कहते हैं, कितने लोगों के फोन आते हैं हर सब जगह। आप देखिए, आप लोगों को भोजन कराइए स्कूल के। अच्छा, ऐसा है सर, शाहनवाज साहब, ऐसा है राघव चड्ढा जी, शाहनवाज साहब, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, जो करें। आज के माहौल में शाहनवाज साहब मुझे बताइए ना, इसमें क्या दिक्कत है? आज के माहौल में कोई भी आदमी, छोटा या बड़ा, अगर भीड़ लगाए तो गलत है। सुनिए, जो गरीब व्यक्ति जो गुरुद्वारा के पास थे या शमशान के पास, उसका क्या हुआ? कर्नाटका के विधायक का क्या हुआ? सौरभ जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपके पहले स्कूल में शिफ्ट किया है आपने। अच्छा, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया कीजिए। अच्छा, ठीक है शाहनवाज साहब, शाहनवाज साहब कह रहे हैं दिल्ली में हालात खराब है, खाना नहीं मिल रहा लोगों को, इसलिए लोग झुंड बना करके, भीड़ बना करके इस जगह पर खड़े हो जा रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, एक मिनट, राजीव त्यागी कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। राजीव मैं दे दूंगा। देखिए सौरभ जी, शाहनवाज साहब से मेरी एक गुजारिश है कि वो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी पार्टी से इस वक्त, उनसे आग्रह है कि 2-3 सजेशन जो मैंने दिए वो सरकार को दे दें। इन्होंने पूछा कि पैसा कहां से आएगा, 12 लाख करोड़ कहा, 2.25 लाख करोड़ सरकार दे चुकी है, 2,70,000 करोड़ का बता देता हूं कैसे और आएगा। 20,000 करोड़ रुपए सरकार की योजना है कि नई पार्लियामेंट, नई संसद बाद में बन सकती है, कि पुरानी संसद से बेहतर काम चल रहा है, तो 20,000 करोड़ रुपए तो ये आप देश की जनता में बांटिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए आपके पास आ सकता है यदि आप रेवेन्यू संबंधित अपने खर्चे सरकार, केंद्र सरकार रोक दे, तो 2.5 लाख करोड़ वहां से आ सकता है। 3,800 करोड़ रुपए आपके पास प्रधानमंत्री फंड में पड़े हैं, तो उसको इस्तेमाल देश की जनता के लिए करिए। तो करीब करीब मैंने 3 लाख करोड़ का आपको बता दिया कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है सर, 16,000 करोड़ रुपए भी महाराष्ट्र की सरकार का बकाया कृपया उसकी सरकार को दे दीजिए। जिन जिन राज्यों को पैसा चाहिए उन राज्यों को पैसा पंप करिए। चलिए ठीक है, राजीव त्यागी जी ने बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि देश को इस वक्त 12 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। सरकार ने जो पैकेज अनाउंस किया वो काफी नहीं है। राघव चड्ढा जी, अंतिम मौका आपको, 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास। तो मुझे देना है ना राजीव, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। सरल जवाब तो है ही नहीं ना सरकार के पास, क्योंकि सरकार को आर्थिक रूप से राजीव जी आपने बोला कि मैं बड़ा सरल सा जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, और जवाब भी नहीं सुनना चाहते। एक बार राघव चड्ढा जी की बात सुन ले, समय बिल्कुल खत्म हो गया। राजीव जल्दी बोले। राजीव जी ने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे होती है, राजनीति से ऊपर होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे सकारात्मक सुझाव को और मेरी सकारात्मक टिप्पणी को न जाने क्यों शाहनवाज जी अन्यथा ले गए। यदि आज भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक का एक विधायक कई सौ लोगों का जमावड़ा इकट्ठा कर अपना जन्मदिन मनाता है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन के कानून का उल्लंघन है, और लगता है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुझे लगता है इसमें शाहनवाज जी की कोई दिक्कत नहीं है कि वो इसकी आलोचना करें या इसकी निंदा करें, होनी भी चाहिए, जो भी आदमी ऐसा काम करेगा। समय इतना ही था, लेकिन धन्यवाद शाहनवाज हुसैन साहब, राजीव त्यागी जी, राघव चड्ढा जी आपका।